नमस्ते बच्चों। आज मैं दूसरे चैप्टर को लेकर प्रस्तुत हूँ आपके सामने, जिसका नाम है समानांतर श्रेणी या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसे हमें शॉर्टकट में हम लोग एपी भी बोलते हैं। समानांतर श्रेणी या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ने से पहले हम लोग कुछ टॉपिक को देख लें। उसके पहले हम लोग ये समझें कि अनुक्रम क्या कहलाता है, सीक्वेंस क्या कहलाता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को हम लोग कैसे समझें पहले। तो उसके लिए हम लोग कुछ उदाहरण आपको हम देते हैं कि सबसे पहले समझना है कि अनुक्रम है क्या, सीक्वेंस क्या है। अक्सर हम लोग अभी तक पढ़ते आ रहे हैं क्लास आप अब आज के डेट में 3 से ही शुरू हो जाता है सीक्वेंस के बारे में हम लोगों को पढ़ना। बचपन में क्लास 2-3 के अवस्था में हम लोग जैसे होता है क्या कि 3-4 खाली जगह दे दिया जाता है इस तरह से कि आप जो है इसके खाली स्थान को भरें, ठीक है ना। तो इस तरह का जो आपको शुरू में दिया जाता था, तो आप समझ लीजिए कि आप एक सीक्वेंस को भर रहे थे, आप एक अनुक्रम बना रहे थे कि 3-4 के बाद 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, है कि नहीं, 5 होगा। इस तरह से आप जैसे आ जाता है कभी 1, 4, 9, 16, 25। आपको बताया था आगे वाला क्या होगा। आप दिमाग लगाते थे कि 1 स्क्वायर बराबर 1 होता है, 2 स्क्वायर बराबर 4 होता है, 3 स्क्वायर बराबर 9 होता है, 4 स्क्वायर 16, 5 स्क्वायर 25। तो अब इस अगली बार जो होगा तो 36 होगा, 6 स्क्वायर। इसके अगला बार होगा से 49 होगा, इसके अगला बार होगा 64 होगा। इस तरह से एक अनुक्रम हम लोग बनाते चले जाते थे। तो आप समझिए कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ने के पहले हम अनुक्रम के बारे में भी समझ लें। ये अनुक्रम है। अब इसमें जो है, इसमें तो एक ढंग से आ रहा है कि 3 के बाद 4, मतलब 3 में 1 जोड़ रहे हैं तो 4 आ रहा है, 4 में 1 जोड़ रहे हैं तो 5 आ रहा है। कोई ना कोई संबंध जो है इसमें बना हुआ है। इसमें भी देखिए कोई ना कोई संबंध कि 1 का स्क्वायर किए हैं, अगला बार 2 का स्क्वायर करेंगे, उसके अगला बार 3 का स्क्वायर करेंगे, उसके अगला बार 4 का स्क्वायर करेंगे। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि एक बनता चला जा रहा है। तो इसको हम लोग अनुक्रम कहते हैं। जो चीज़ हम लोग इसको देख रहे थे इसको क्या बोलते हैं, अनुक्रम बोलते हैं। अब देखिए इस अनुक्रम में इस संख्या को 3 को, अब यहाँ पर से हम लोग आगे बढ़ना शुरू करते हैं इसके बारे में जानने के लिए। इसको हम लोग पहला पद बोलेंगे, इसको दूसरा पद। इस जितने भी इस संख्याएं दिए गए हैं, इस सभी इस अनुक्रम का कोई ना कोई पद है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पद बोलेंगे। समझ में आ रहा है। अब एक यहाँ पर मान लिया कि पहला अनुक्रम है, ये दूसरा अनुक्रम है, तो हम बोले पहले अनुक्रम में ये 3 जो है पहला पद हो गया, 4 दूसरा पद हो गया, 5 तीसरा पद हो गया, 6 चौथा पद, 7 इस तरह से 5वां 6ठा पद हो गया। उसी प्रकार से अनुक्रम 2 में हम लोग देखें तो 1 को पहला पद बोलेंगे, 4 को दूसरा पद, 9 को तीसरा पद, चौथा पद, 5वां पद, 6ठा पद, 7वां, 8वां, इस तरह से पद बढ़ते चला। तो इनको हम लोग पद बोलते हैं, ठीक है। अब यह जो है यह आगे तक चला जा सकता है, यह आगे तक जा सकता है, जिसका कोई अंत ना है यहाँ पर, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग यह समझ लें कि जो पहला पद है इसको हम लोग T1 से सूचित करते हैं, दूसरा पद को T2, तीसरा पद T3, चौथा T4, 5वां T5, उसी तरह से 8वां T8, 12वां तो T12, उसी तरह से nवां तो Tn। अब nवां पद, इसमें बहुत से पद हैं, nवां पद समझ गए। nवां पद को लास्ट पद भी बोल सकते हैं, सबसे अंतिम पद जो है nवां पद कहलाता है, समझ गया। अब इसी में कोई आपको A1 भी लिख सकता है, पहले पद को A1, A2, A3, A4, A5, A6, समझ गए। और उसी तरह से AN, nवां पद को AN भी कह सकता है, nवां पद को TN भी कह सकते हैं।
तो आप इसको समझिए कि इसको हम लोग जो पद को T1 अगर हम बोले तो पहला पद हो गया, T2 बोले तो दूसरा पद हो गया, T3 बोले तीसरा पद, मतलब समझ। तो इसको हम लोग पहला पद दूसरा पद Tnवा पद आप समझ रहे होंगे। दो सीक्वेंस आपको हम दिए थे, दो अनुक्रम दिए थे, उसमें से इस तरह का हम, अब इसको अगर आप समझ गए होंगे तब हम लोग चलते हैं कि श्रेणी या श्रेणी किसको कहते हैं, प्रोग्रेशन किसको कहते हैं। ठीक है, तो आप समझ लीजिए कि प्रोग्रेशन हम लोग कहते हैं कि किसी अनुक्रम के पद, किसी अनुक्रम के पद किसी विशेष शर्तों के अंतर्गत लिखे गए हों तो वह अनुक्रम श्रेणी या श्रेणी कहलाता है। समझ रहे हैं। अब जैसे मान लिया कि हम लिख रहे हैं कोई एक अनुक्रम लिख रहे हैं 1 2 3 4 5 6, तो इसमें अनुक्रम जो लिखा जा रहा है उसमें देखिए पहला पद 1 है, 1 में अगर 1 हम जोड़ दिया तो 2 हो गया, 2 में 1 जोड़ा 3 हो गया, 3 में 1 4, 4 में 1 जोड़ रहे हैं 5, 5 में 1 जोड़ रहे हैं 6, 6 में 1 जोड़, तो ये क्या है, ये विशेष शर्त के अनुसार लिखा गया है कि हम इसमें एक लिख रहे हैं, है ना, एक जोड़ करके लिख रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये एक क्या हो जाएगा, श्रेणी हो जाएगा। लेकिन अगर हम कोई एक पद लिख रहे हैं कि 2 और उसके बाद लिख दिए 8, उसके बाद लिख दिए 5, उसके बाद लिख दिए 7, उसके बाद लिख रहे हैं -3, तो यह जो है कोई शर्त को पालन नहीं कर रहा है, इसलिए यह एक अनुक्रम हो सकता है लेकिन ये श्रेणी नहीं होगा। तो आप समझ गए, किसी न किसी शर्त का पालन करता हो, किसी न किसी शर्त का। जैसे मान लिया कि यहाँ पर 1 लिख दिया, 4 लिख दिया, 9 लिख दिया, 16 लिख दिया, इस तरह से, तो ये शर्त का पालन कर रहा है, यह एक श्रेणी आएगा। क्यों? क्योंकि ये प्राकृत संख्याओं के वर्ग, सभी प्राकृत संख्याओं के वर्ग इसमें दिए जा रहे हैं, स्क्वायर दिए जा रहे हैं, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, इस तरह से 5 6 7 8 का स्क्वायर जाते जाएगा, तो यह एक क्या कहलाएगा, यह एक श्रेणी कहलाएगा, लेकिन यह श्रेणी नहीं कहलाएगा। समझ में आ रहा है। अब समांतर श्रेणी, जो हम लोग को मुख्य रूप से पढ़ना है, समानांतर श्रेणी, वो उसके बारे में हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे कि जानेंगे कि संख्याओं का एक अनुक्रम समांतर श्रेणी कहलाता है यदि किसी पद तथा उसके पूर्व पद का अंतर हमेशा समान हो। अब इसको हम लोग समझें। संख्याओं का एक अनुक्रम समानांतर श्रेणी कहलाएगा यदि किसी पद तथा उसके पूर्व पद का अंतर हमेशा समान हो।
जैसे एक उदाहरण हम ले रहे हैं, 1 2 3 4 5 6। अब ध्यान दीजिए, यहाँ कोई भी पद हम 2 को लेते हैं तो 2 से और 1 का, 2 से अगर 1 को हम घटाएं तो अंतर कितना आता है? 1 का। 3 से 2 को अगर घटा रहे हैं तो अंतर कितना आ रहा है? 4 से 3 को घटा रहे हैं अंतर, 5 से 4 को घटा रहे हैं तो, और 6 से 5 को घटा, अंतर हमेशा क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। तो ऐसी स्थिति में यह जो श्रेणी होगा वो क्या कहलाएगा? समांतर श्रेणी यह कहलाएगा। ठीक है, यह समांतर श्रेणी कहलाएगा। दूसरा हम उदाहरण आपको देते हैं। जैसे मान लिया कि हम लिख रहे हैं 2 4 6 8 10 12 14, इस तरह से। यहाँ भी देखिए, 4 में से 2 अगर हम घटाते हैं तो कितना अंतर आता है? 2। 6 से 4 घटाएंगे 2, 8 से 6 घटाएंगे 2, 10 से 8 घटाएंगे 2, 12 से 10 घटाएंगे 2, 14 से 12 घटाएंगे 2। अंतर क्या आ रहा है? बराबर आ रहा है। तो ऐसी स्थिति में यह जो सीक्वेंस लिखा हुआ है, यह जो श्रेणी लिखा हुआ है, वो क्या कहलाएगा? समांतर श्रेणी कहलाएगा। ठीक है, एक और उदाहरण हम देखते हैं। जैसे मान लिया 5 3, 5 में से 3 में से 5 घटाएंगे, है ना? 5 3 1, फिर उसके बाद -1 -3, इस तरह से आगे। अब ध्यान दीजिए, 3 में से अगर 5 को घटाते हैं तो -2 आता है। 1 में से 3 को घटाएंगे तो -2 आएगा। -1 से 1 को घटाएंगे -2 आएगा। -3 से -1 को घटाएंगे तो -2 आएगा। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि इसका भी अंतर -2 -2 -2 -2 आ रहा है। यह सब क्या होगा? समांतर श्रेणी होगा। अब समझिए, यह जो अंतर आ रहा है, अब इसको समझना है आपको। यह क्या आ रहा है? समांतर श्रेणी। इसको हम लोग एपी बोल सकते हैं। इसको क्या बोल सकते हैं? एपी बोल सकते हैं। इसको एपी बोल सकते हैं। अब हम यहाँ पर आपको चलते हैं एपी। अब शॉर्टकट हम बोल रहे हैं एपी। एपी का जो पहला पद होगा, यहाँ पर ध्यान दीजिए, एपी किसी भी एपी का पहला, दूसरा, तीसरा, इससे आगे जाइए, पद को हम लोग बोलेंगे T1 T2 T3। ठीक है ना? इस तरह से हम लोग करते चले जाएंगे। और एनवा जो पद होगा, एनवा पद क्या कहलाएगा? TN कहलाएगा। समझ में आ रहा है? किसी भी एपी का पहला, दूसरा, तीसरा और आगे का जितना भी पद होगा उसको T1 T2 T3 या एनवा पद को TN कहा जाता है। ठीक है ना? हम पूछ लें आपसे कि यह जो पहला नंबर का एपी है, इसका चौथा पद क्या है? तो चौथा पद 1 2 3 4, इसको हम T4 बोलेंगे, इसको T5 बोलेंगे, इसको T6 बोलेंगे, इसको T1 बोलेंगे। दूसरा जो एपी है उसमें T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7, है ना? पहला पद 2, दूसरा पद 4, तीसरा पद 3, चौथा पद 8, इस तरह से T1 T2 T3 T4 बोलेंगे। अब देखिए, यहाँ पर एक चीज़ और आप सामने आ रहा है कि प्रत्येक पद का जो अंतर आ रहा है ना? इसका दूसरा नंबर का कि एपी के पदों के अंतर को सार्व अंतर क्या बोलते हैं? सार्व अंतर बोलते हैं। और सार्व अंतर कहते हैं
जी से डी से सूचित किया जाता है। ठीक है, सूचित किया जाता है। आपको टीएनमा पद ही बता दिया। एपी के सार्वभौमिक को किससे सूचित करते हैं? डी से सूचित करते हैं। और एपी का जो पद है, इसके पद का, अगर मान ली इसके पदों का योगफल के बारे में आपको बोलें तो पदों के योगफल को जो है, एपी के पदों के योगफल को एपी के पदों के योगफल को एसएन से सूचित किया जाता है। समझ में आ रहा है? ये 3 पॉइंट आपको। पहला, एपी के जो पद हैं, प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, सबको हम T1, T2, T3 से सूचित करेंगे और उसका जो अंतिम पद यानी एनमा पद होगा उसको हम TN से सूचित करेंगे। यह चीज़ आपको। दूसरा कि एपी के जो पदों का जो अंतर होता है उसको हम सार्व अंतर कहते हैं और उसे डी से सूचित किया जाता है। और तीसरा, एपी के पदों के योगफल को एसएन से सूचित किया जाता है। अब यहाँ पर हम लोग चलें एपी के प्रकार। एपी के प्रकार, एपी जो है, एपी 2 प्रकार का होता है। एपी के कितने प्रकार हैं? 2 प्रकार हैं। इसको समझिए, एपी के 2 प्रकार हैं। एक जो है, एक को हम लोग बोलते हैं परिमित एपी। अब परिमित एपी क्या है? जिस एपी का अंतिम पद, जिस एपी का अंतिम पद ज्ञात हो, परिमित कहलाता है। परिमित एपी कहलाता है। जैसे मान लिया हम कोई एपी लिख रहे हैं तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब इसमें, इस एपी में हमको पता है कि सबसे अंतिम पद जो है से 8 है। इस एपी में सबसे अंतिम पद क्या है? 8 है। इसके आगे कोई पद नहीं है। तो इस तरह का जो एपी कहलाएगा वो परिमित एपी कहलाएगा। ठीक है, इस तरह का जो एपी कहलाएगा वो परिमित एपी कहलाएगा। 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25। यहाँ देख लीजिए, इसका भी अंतिम पद हमको मालूम है कि अंतिम पद कितना है? 25 है। अंतिम पद क्या है? 25 है। अब इसको हम लोग परिमित एपी कहेंगे। क्लियर हो गया कि जिस एपी का अंतिम पद ज्ञात हो वह परिमित एपी कहलाएगा। क्लियर? ठीक है। अब दूसरा जो है, दूसरे नंबर का एपी, उसको हम लोग बोलते हैं अपरिमित एपी। ठीक है। तो जिस एपी का अंतिम पद प्राप्त न हो, एक लाइन के बाद स्पष्ट रूप में, जैसे हम इसी को ले लेते हैं 2, 3, 4, 5, 6 और यहाँ डॉट 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 हमने कर दिया। अब इससे हमको ये पता नहीं है कि इसका
कहाँ इसका अंतिम पद क्या होगा, इस एपी का अंतिम पद क्या होगा, तो ये क्या हो गया, अपरिमित हो गया। ठीक है, अपरिमित हो गया। 1, 5, 9, 13, 17 और डॉट डॉट कर दिया, तो इससे स्पष्ट हो गया कि इसका अंतिम पद क्या होगा हमें मालूम नहीं है, इसलिए इस एपी को हम लोग क्या बोलेंगे, अपरिमित एपी बोलेंगे। इस एपी को क्या बोलेंगे, अपरिमित एपी बोलेंगे। ठीक है, अब जो है हम लोग सबसे पहले एपी निकालने के बारे में हम लोग थोड़ा सा जानें कि एपी कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं। तो एक जैसे मान लिया कि आपको एक क्वेश्चन इसमें दे देगा कि किसी एपी का प्रथम 4 पद ज्ञात करें यदि प्रथम पद। एक यार हम आपको बताना भूल गए थे इसमें इसको थोड़ा सा नोट डाउन कर लीजिए कि एपी के पहले पद को T1 या ए से सूचित किया जाता है। इसको हम भूल गए थे बताना आपको, सूचित किया जाता है। एपी का पहला पद ए कहलाता है, उसको T1 भी बोल सकते हैं लेकिन ए कहलाता है। तो यहाँ पर हम वही चीज़ आपसे लिखना चाह रहे हैं कि इसका पहला पद जो है, पहला पद 4 और सार्व अंतर -3 हो। एपी ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर आप कैसे इसको एपी प्राप्त करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन दिया हुआ यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि ए बराबर कितना है 4 और डी बराबर कितना है -3, ठीक है ना। अब देखिए कि डी सार्व अंतर कितना हो गया -3, पहला पद हमको प्राप्त है। अब इसको हम ए भी लिख सकते हैं और T1 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो जैसे देखिए मान लिया कि हम कोई एपी लिख रहे हैं तो उसका पद क्या होगा, जैसे T1, T2, T3, इस तरह से हम आपको भी समझा रहे हैं। अभी आपको समझना है, इसको ज़्यादा गहराई तक आपको जाने की आवश्यकता नहीं है, इसको समझने का प्रयास कीजिए। अगर पहला पद 4 दे दिया, सार्व अंतर -3 दे दिया और प्रथम 4 पद आपसे पूछ रहा है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसको कि पहला पद T1 बराबर कितना लिखेंगे 4। अब T2 अगर हमको निकालना है तो हमको पता है एपी में कि जो दूसरा पद होगा, दूसरे पद का और पहले पद का जो अंतर होगा वो यहाँ दिया हुआ है -3, ठीक है ना। दूसरे पद और पहले पद का अंतर -3 दिया हुआ है, यानी इससे अगर हम 3 घटा दें तो हमको क्या मिल जाएगा, अगला पद मिल जाएगा। यानी दूसरा पद बराबर 4 घटाओ -3 हो जाएगा। या फिर ऐसा भी बोल, हाँ 1 मिनट, एक होगा। या फिर हम यह भी कह सकते हैं कि पहले पद में सार्व अंतर को अगर हम जोड़ दें, पहला पद क्या है 4 और उसमें जोड़ कर रहे हैं सार्व अंतर का, तो क्या मिलेगा हमको 1 मिलेगा। सेम चीज पहले पद में सार्व अंतर को हम जोड़ दें तो क्या मिलेगा, दूसरा पद मिलेगा। फिर तीसरा पद अगर हमको प्राप्त करना हो तो क्या करेंगे, दूसरे पद में सार्व अंतर को जोड़ना होगा। तो दूसरा पद कितना है 1 है और उसमें सार्व अंतर को जोड़ देंगे,
तब क्या मिलेगा? -2 मिलेगा। उसी प्रकार से जब चौथा पद निकालेंगे तो फिर क्या करेंगे? सार्वंतर को जोड़ेंगे, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा? तीसरा पद में सार्वंतर को जोड़ दीजिए, अब क्या हो जाएगा? -5 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग एक निष्कर्ष पर हम लोग पहुँच रहे हैं कि प्रत्येक पद में सार्व अंतर को अगर हम जोड़ते चले जाएं तो हमको एपी प्राप्त होता चला जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम लोग इसको समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। आज अब एक उदाहरण इसमें और हम देते हैं। जैसे आपको एक प्रश्न दिया हुआ रहेगा कि कोई क्वेश्चन दे रहे हैं कि कोई अनुक्रम के प्रथम 3 पद निकालें जो Tn बराबर n × n+1 से परिभाषित है। यानी कहने का मतलब इसका है कि अनुक्रम जो है इस रूप में परिभाषित है। अब उससे आपको प्रथम 3 पद निकालना है। अब प्रथम 3 पद का मतलब हुआ कि n बराबर 1, 2 और 3 हमको इसमें मान देना है। तो जैसे हम इसको लिखेंगे, अगर बनाने की बात होगी तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? T1 बराबर n के स्थान पर हम क्या लिखेंगे? 1। अब जब n के स्थान पर 1 लिखे तो जिस रूप में परिभाषित है यह, उस रूप में हम इसका मान देंगे। 1 जोड़ 1 बराबर क्या होगा? 1 और 1 2, 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2। समझ में आ रहा है? अब इसको देखिए, T2 करेंगे, और जब T2 करेंगे तो n के स्थान पर क्या होगा? n के स्थान पर 2, यहाँ n तो 2 और जोड़ 1, 2 1 3, 3 में 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6। T3 करेंगे तो n के स्थान पर 3, 3 जोड़ 1 बराबर क्या होगा? 3 और 1 4 तिया 3 और 1 4 तिया 12, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये अनुक्रम प्राप्त होता है। एक अनुक्रम प्राप्त, ये एपी प्राप्त नहीं हो रहा है। क्या प्राप्त हो रहा है? अनुक्रम। T1 बराबर 2, T2 बराबर 6, T3 बराबर 12। ये पहला पद 2, दूसरा पद 6, तीसरा पद 12। यहाँ पर देख लीजिए, क्वेश्चन में यह नहीं दिया हुआ है कि किसी एपी के प्रथम 3 पद निकालें, नहीं, यहाँ क्या दिया हुआ है? अनुक्रम। तो ये हमने अनुक्रम प्राप्त किया 2, 6, 12। अब ये एपी है या नहीं है, यह विषय दूसरा है। यहाँ पर हमने क्या प्राप्त किया? अनुक्रम प्राप्त किया। तो इस तरह से आपको प्रश्न दिए हुए रहेंगे, एपी के बारे में भी दिया हुआ रहेगा कि आप एपी के प्रथम 5 पद 6 पद ये निकालें जो निम्न रूप से परिभाषित है। तो आप उसको इस तरह से बना सकते हैं, उसको इस तरह से प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो यह जो चैप्टर का जो पहला जो क्लास है वो इतना ही। दूसरा क्लास हम फिर अगली बार आपको लेकर उपस्थित होंगे। धन्यवाद।